नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में ही। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना के बारे में। दरअसल वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमने ऑलरेडी देख लिया है जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद में हमने ओशनोलॉजी भी देख लिया है। उसके जो लास्ट टॉपिक जो बचा था ज्वार भाटों वाला, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी का आज का लेक्चर जो है उसमें हम देख लेंगे कि वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से होती है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी हासिल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, है ना। इन जानकारियों से संबंधित भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, है ना। ज़्यादातर जो है यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है इस टॉपिक से ये जानना, तो आप हमारे कम्युनिटी टैब पे जाइएगा। वहाँ हम रोज़ सुबह एक क्वेश्चन डालते हैं ताकि आप ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। ठीक, देखिए वायुमंडल से आपका मतलब क्या है। हमारे पृथ्वी जो है उस पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना हुआ है ना। वो आवरण कब बना था? जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी ना, तब वो आवरण बना था। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसकी डीगैसिंग जब हुई, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत में ही, जब ज्योग्राफी शुरू कर रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से जो गैसें निकलती है बाहर, है ना, वो जलवाष्प के रूप में ऊपर जमती है, फिर बारिश होती है खूब और समुद्र का निर्माण होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो समुद्रों में जाती है ना। फिर वहाँ पर जीवन जो है वो पनपता है। वो सब चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब ज्योग्राफी हम शुरू ही कर रहे थे तब, है ना। तो अब वो जो पृथ्वी का वायुमंडल है चारों ओर, उस वायुमंडल की कुछ परतें हैं, है ना। तो उस वायुमंडल के बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं, है ना। इसमें देखिए गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन देखिए पौधों के लिए भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन जो है वो मनुष्य के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पौधों के लिए ज़रूरी है ना। साथ ही साथ अगर वायु जो है उसका द्रव्यमान देखा जाए तो पृथ्वी के द्रव्यमान का वो एक अभिन्न भाग माना जा सकता है उसे, और कुल द्रव्यमान का लगभग 99% जो भाग है वो तो पृथ्वी से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यानी अगर पूरे वायुमंडल में हम देखा है तो उसका 32% जो है, 99% भाग है वो तो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उसका पाया जाता है। उसके बाद से ऊपर जो है ज़्यादा वायुमंडल पाया नहीं जाता, यानी विरल होता जाता है वायुमंडल, है ना। वायु रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए वायुमंडल के संगठन में आ जाते हैं। तो वायुमंडल में देखिए गैसें होती है, जलवाष्प होता है, धूल कण होते हैं, ये सब चीज़ें वायुमंडल में होती है। और इनका अनुपात देखिए बदलता भी रहता है। और जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर जाएं हम, तो ऑक्सीजन तो वहाँ नगण्य मात्रा में मिलेगी। तभी तो कहते हैं ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है ना। इस प्रकार से अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है वो देखा जाए तो पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गए, इससे ऊपर वो नहीं पाए जाएंगे, है ना। तो ये वायुमंडल का संगठन इस प्रकार से अपना बना होता है। अब देख लेते हैं सबसे पहले गैसों में कि गैसें जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में किस प्रकार से पाई जाती है ना। तो हमारे वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, है ना। तो उन गैसों का अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है, 78%। इनका क्रम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, अगर यूपीएससी खुदा ना खास्ता अगर पूछ ले। उसके बाद 2 नंबर पे आती है ऑक्सीजन, 20.95%। उसके बाद आती है आर्गन देखिए, और नाइट्रोजन, ये ज़्यादातर इनमें से जो आर्गन है इसे तो अक्रिय गैस कहते हैं। ये दूसरे गैसों के साथ मिलकर कोई रिएक्शन नहीं करती है। उसके बाद ऑर्गन आती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। अगर आप देखिए कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि सर कार्बन डाइऑक्साइड पहले आती है, नहीं। ऑर्गन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती है, परंतु आर्गन जो है वो अक्रिय गैस है, यानी निष्क्रिय गैस माना जाती है। वो दूसरे गैसों के साथ मिलकर वो क्रिया नहीं करती है। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बदलती रहती है, और वो इसलिए है क्योंकि वो बढ़ रही है, इसलिए चिंता का विषय माना जाता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद देखिए नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टो है, जेनोन है, हाइड्रोजन है। इस प्रकार से अलग अलग गैसें भारत के पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम ये गैसें तो देखिए पृथ्वी जब बनी थी शुरुआत में तो यही गैसें होते हैं पृथ्वी पर, है ना। तो हमने देख लिया पृथ्वी पर कौन से गैसें, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इतना तो आप याद ही रखिएगा। और नियोन वगैरह जो है वो आर्गन से कम ही पाई जाती है, और हाइड्रोजन तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है।
ठीक है। अब देखिए अपना जो पृथ्वी का वातावरण होता है ना, पर्यावरण होता है, वो सौर विकिरण के लिए, जो सौर विकिरण होती है उसके लिए पारदर्शी होता है। यानी सूर्य से जो ये विकिरण आ रही है ना यहाँ पर, इसके लिए पारदर्शी होता है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। अब आप कहोगे सर ये पार्थिव विकिरण कौन सी चिड़िया का नाम है? देखिए पृथ्वी से सूर्य से जो हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है वो लघु तरंग दैर्घ्य प्रकाश के रूप में आती है। लघु तरंग दैर्घ्य जो किरणें हैं उसके रूप में हमें प्राप्त होता है। और इस लघु तरंग दैर्घ्यता की किरणों के लिए हमारा जो वातावरण है, हमारा पर्यावरण है, वो पारदर्शी रूप में कार्य करता है। यानी लघु तरंग दैर्घ्य वालों को, प्रकाश को ये अंदर आने देता है, ऊष्मा को। परंतु जब पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी फिर सोख लेती है, जो प्रकाश सूर्य को, इसको पृथ्वी को प्राप्त होता है सूर्य का, उसको पृथ्वी सोख लेती है और उसके बाद वापस रिलीज करती है। तो पृथ्वी जब वापस रिलीज करती है उसे ही कहते हैं पार्थिव विकिरण। तो उस पार्थिव विकिरण जो है वो दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है। इसलिए दीर्घ तरंग दैर्घ्य के लिए पारदर्शी के रूप में कार्य करता है अपना वायुमंडल जो होता है ना। इसी प्रकार से अपनी पृथ्वी जो है वो गर्म होती है। समझ रहे हैं आप बात? और यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है अपने अंदर, तभी तो पृथ्वी गर्म रह पाती है ना। और इसका कुछ भाग जो है पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर दिया जाता है, यानी वापस भेज दिया जाता है, और यही ग्रीन हाउस की जो प्रभाव है उसके लिए उत्तरदायी होता है ना। यानी कि आप समझ रहे हैं बात? ये जो अपना वायुमंडल है, गैसें बनी हुई है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, पृथ्वी से वापस, देखिए यहाँ पर समझिए आप इस चित्र में, पृथ्वी से जब वापस यहाँ पर लौट के और ये ताप वापस, ऊष्मा की किरणें वापस ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जो अपना वायुमंडल बना हुआ है यहाँ से टकरा कर कुछ तो ये सोख लेती है, बाकी पृथ्वी की ओर वापस भेज दिया जाता है। क्योंकि जो पार्थिव विकिरण हो रहा है पृथ्वी से टकरा कर ऊपर की ओर, वो दीर्घ तरंग दैर्घ्य का होता है और वो इसके लिए अपारदर्शी के रूप में कार्य करता है, अपना वातावरण होता है ना। देखिए दूसरी गैसें होते हैं उनका आयतन तो स्थिर है, परंतु पिछले कुछ सालों में जो भी जीवाश्म ईंधन वगैरह जलाए जा रहे हैं पृथ्वी पर, कोयला हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है। और इसी की वजह से जो है क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। फिर क्या होता है, ओजोन जो है वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड हमने देख लिया, ओजोन जो है वो भी एक घटक है जो कि पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है ओजोन। और ये ओजोन जो है सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसके लिए ये हमारी रक्षा करती है, क्योंकि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती है उसको ये अवशोषित कर लेती है ओजोन परत, और इसलिए पृथ्वी पर एक तरीके से फिल्टर के तौर पर कार्य करती है। तो गैसें हमने देख ली कि गैसें जो है किस प्रकार से हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने देख ली, ओजोन हमने देख ली, और भी नाइट्रोजन वगैरह सारी गैसों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। ठीक है। और हरित गृह प्रभाव जो है वो भी हमने देख लिया कि किस प्रकार से जो सूर्य से हमें लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसके लिए तो पारदर्शी होता है, परंतु हमारा जो वायुमंडल होता है वो पार्थिव विकिरण जो होता है वो दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है, इसलिए उसके लिए अपारदर्शी होता है। और फिर उन गैसों से जो है टकरा कर वापस पृथ्वी की ओर प्रतिबिंबित कर दी जाती है उन किरणों को, ऊष्मा को, इसलिए पृथ्वी जो है वो गर्म होती है। ठीक। अब आता है जलवाष्प। पृथ्वी में के वायुमंडल में जलवाष्प भी पाया जाता है। जलवाष्प क्या होता है कि देखिए जो जल वगैरह जो होता है ना जो वायुमंडल में उपस्थित रहता है वही जलवाष्प होता है। अब होता क्या है, गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंध होता है, वहां पर यह आयतन का 4% के आसपास होता है, और ध्रुवों और ठंडे प्रदेशों में तो ये हवा के आयतन के 1% से भी कम होता है। इसका मतलब जलवाष्प जो है वो ऊंचाई के आधार पर और अक्षांशों के आधार पर बदलता रहता है। बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि अगर आर्द्र क्षेत्र है तो वहां पर जलवाष्प ज़्यादा होगा ना, शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा तो हाँ, तो शुष्क क्षेत्रों में तो 1% से भी कम होता है। ठीक है। इस प्रकार से अगर हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाए तो इसकी मात्रा जो है ना, किसकी, जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये वाला सेंटेंस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है, बढ़ती है, समान रहती है ना, इस प्रकार से। अब सूर्य से जो ताप निकलता है उसको कुछ भाग को ये जलवाष्प जो होता है वो भी अवशोषित करता है, और पृथ्वी से निकलने वाला ताप है उसको भी ये संग्रहित कर लेता है ना। इस प्रकार से ये एक कंबल की तरह कार्य करता है जो पृथ्वी को न तो ज़्यादा गर्म होने देता है और न ही ज़्यादा
ठंडे होने देता है। अब आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। देखिए ये अपनी पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये अपना यहाँ पर सूरज है, ये सूर्य भगवान है, यहाँ से आ रही है गर्मी और बीच में ये अपनी है ये जलवाष्प, ये मान लीजिए जलवाष्प है। अब क्या करेगा कि यहाँ से जो सूर्य की जो किरणें आ रही है, कुछ सूर्य की किरणें तो इस जलवाष्प जो है अपने आप को सोख लेगा यहीं और नीचे आने ही नहीं देगा, है ना, ये जो नीचे आ रहा है इसको नीचे आने ही नहीं देगा, ठीक है, इसलिए तो पृथ्वी को ये गर्म नहीं होने दे रहा, मतलब पृथ्वी को ठंडा रख रहा है। अब पृथ्वी को किस प्रकार से ये गर्म रखने में हेल्प करता है, पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण वापस जा रहा है ऊपर, पृथ्वी पहले खुद गर्म होती है, फिर एक गोले के रूप में, एक ऊष्मा के गोले के रूप में कार्य करती है और दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में किरणें जो होती है ऊष्मा की उनको ये विकिरित करती है। और यहाँ से जब ये जो विकिरण है ये जाएगा और इस जलवाष्प से जाके टकराएगा, तो ये जलवाष्प क्या करेगा, इनको या तो सोख लेगा और या वापस इनको सोख कर कुछ जलवाष्प को ये वापस भी, ये जो हीट है, ऊष्मा है, इसको वापस नीचे पृथ्वी की ओर भेज देता है। इसलिए पृथ्वी देखिए गर्म बनी रहती है। अगर ये पूरा का पूरा बाहर चला जाए, ये है ना, जो ऊष्मा पृथ्वी ने ग्रहण करी थी, तो पृथ्वी तो ठंडी हो जाएगी, एकदम जम जाएंगे हम लोग तो, है ना। इस प्रकार से ये ना पूरा ठंडा और ना पूरा गर्म होने में पृथ्वी की हेल्प करते हैं, कौन, जलवाष्प। अब आ जाते हैं धूल कणों के बारे में। अब आप करोगे सर धूल कणों से क्या मतलब है, धूल कण तो कितने ख़राब होते हैं, खांसी आती है, छींकें आती है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। हम तो PM 2.5 PM 10 बहुत सारे प्रदूषक पढ़ रखे हैं, तो बेटा ऐसी बात नहीं है। धूल कण जो है वो भी हमारे वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण भाग है, और वो अगर धूल कण होंगे नहीं तो बारिश होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये धूल कण जो होते हैं ना, ये धूल कण पहले बात तो आएंगे कहाँ से, धूल कण आएंगे, देखिए समुद्री नमक हो गया, महीन मिट्टियाँ हो गई, धुएं की जो राख होती है, कालीमा ऊपर जाती है वो हो गई, राख हो गई, पराग जो होते हैं फूलों के वो हो गए, धूल कण हो गए, उल्काएँ गिरती है पृथ्वी, उनके टूटे हुए भाग हो गए। इस प्रकार से धूल कण निकलते हैं। और ये धूल कण क्या करते हैं, जो पृथ्वी पर सामान्य धाराएं चलती हैं इसकी वजह से ये ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जाकर फिर ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन्हें आप आर्द्रता ग्रही केंद्र के रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब आप कहोगे सर ये आर्द्रता ग्रही केंद्र क्या है, देखिए मान लीजिए ये यहाँ पर धूल का कण है। अब इस धूल के कण कोई आधार तो चाहिए, जब जल ऊपर जा रहा है जलवाष्प, उसको संघनित होने के लिए कोई आधार तो चाहिए जिसके ऊपर वो जल एक जगह कोई आधार हासिल कर सके, उस पर जम सके। तो वो जमेगा किस पर, यही जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, इन्हीं पे वो जमता है, और इस प्रकार से ये फिर इस प्रकार जमता जमता मोटा हो जाता है, और फिर और ज़्यादा मोटा हो जाता है, और हवा उसको अगर सहन नहीं कर पाती, इस प्रकार वो बूंदे फिर धरती पर गिरती है, और वही क्या कहलाती है, बारिश। तो ये धूल कण देखिए एक तरीके से इनके आधार का कार्य करते हैं, है ना, किसका, धूल कण करते हैं वर्षा के लिए जो होता है ना, इसका जलवाष्प का आधार बिंदु के रूप में, आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, है ना। इन्हीं की वजह से फिर मेघों का निर्माण होता है और बारिश पृथ्वी पर होती है, ठीक है। अब हमने वायुमंडल का संगठन जान लिया कि देखिए कौन कौन सी गैसें होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, फिर आर्गन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस प्रकार से गैसें पाई जाती है, और हाइड्रोजन तो बहुत नीचे पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। संगठन हमने देख लिया, जलवाष्प देख लिया, धूलकण देख लिया, गैसें देख ली। अब वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं कि वायुमंडल जो है उसकी कितनी परतें हैं, किस किस प्रकार से वो बना हुआ है। तो अगर देखा जाए तो ऊंचाई के आधार पर जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसको 5 परतों में बांटा जा सकता है। एक क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, बाह्य मंडल हो गया, और एक बहिर्मंडल हो गया, है ना, आउटर स्पेस। इस प्रकार से 5 भागों में मुख्य तौर से वायुमंडल को बांटा जा सकता है, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है चित्र में, आप देखिए ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने में, ठीक है साहब। अब एक एक करके इनके बारे में जानकारी हासिल करते रहते हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल क्या होता है, पृथ्वी का नीचे का सबसे निचला जो संस्तर होता है ना, वही होता है क्षोभ मंडल, और इसकी ऊंचाई भी लेके लगभग 13 किलोमीटर के आसपास होती है ना, पृथ्वी के सतह से 13 किलोमीटर ऊपर तक इसका आप कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई होती है। ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई कम होती है, और विषुवत वृत्त के पास में इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है ना। अब इसकी ऊंचाई जो है वो इस प्रकार से होती है। अब आप कहोगे सर ये पोल्स अपने, है ना, ये पोल्स है, तो आप कहोगे सर यहाँ इतना पास में क्यों, यहाँ इतनी दूर क्यों,
ये विषुवत रेखा है, क्योंकि विषुवत रेखा से जो संवहनीय धाराएं उठती है ना, यानी यहाँ पर देखिए विषुवत रेखा के आसपास में गर्मी खूब होगी तो यहाँ से संवहनीय धाराएं ऊपर उठेगी, है ना। और संवहनीय धाराएं ऊपर उठेगी तो दूर दूर तक ऊपर, ज़्यादा दूर तक जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा ऊंचाई तक पाया जाता है विषुवत रेखा पर। ठीक, 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है, जबकि ध्रुवों पर तो ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है ना, क्योंकि ध्रुवों पर कोई संवहनीय धाराएं चलती नहीं है, इसलिए वहाँ पर नीचा ये रहता है। ठीक है, और इस संस्तर में जो भी धूल कण होते हैं, जो जलवाष्प मौजूद होते हैं, वो इसी संस्तर में होते हैं। बारिश जो होती है, बारिश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, बिजली कड़कना, तड़कना, बिजली गिरना, तमाम तामझाम जो है वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। मौसम में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सारे क्षोभ मंडल में ही होते हैं, है ना। इन चित्रों की सहायता से भी आगे आप समझते जाना। तो ये है ट्रोपोस्फीयर, है ना। ट्रोपोस्फीयर में ही ये देखिए, ये जहाज़ें वगैरह ये जो है अपनी इस प्रकार से चलती है। ये अगर ये बैलून है तो ये इसी में उड़ेगा। ये देखिए बारिश वगैरह हो रही है, ये बादल बन रहे हैं, तो वो किसमें, ट्रोपोस्फीयर में ही बनते हैं, है ना। ये हमने देख लिया ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल, है ना। अगर इसमें देखा जाए तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे जाएंगे और उसमें 1 सेंटीग्रेड जो है वो तापमान गिरता जाता है। अगर आप 165 मीटर ऊपर चलते जाओगे उसमें इसका तापमान कम होता जाएगा, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्षोभ मंडल में तापमान की कमी होती रहती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गर्म कैसे होती है? पृथ्वी सूर्य की किरणों की वजह से सीधा गर्म नहीं होती है। अगर यूपीएससी कभी एग्जाम में पूछ ले, वैसे ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, और जब ऊष्मा बजट वगैरह सब पढ़ेंगे, पार्थिव विकिरण क्या होता है, ये सब चीज़ें, एल्बिडो क्या होता है। परंतु अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की किरणों से गर्म होती है, गलत। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की किरणों से सीधे गर्म नहीं होता है। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी की जो पार्थिव विकिरण होता है उसकी वजह से। और पार्थिव विकिरण मतलब सूर्य से जो ग्रहण कर लिया ऊष्मा पृथ्वी ने, वो वापस विकिरित जब करेगी और उसके वजह से पृथ्वी गर्म होती है। तो पृथ्वी नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होना शुरू होती है, यानी नीचे ज़्यादा गर्म, ऊपर ठंडी ठंडी। इसलिए क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है ना। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर तापमान जो है घटेगा, है ना। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। इस प्रकार से तापमान जो है वो घटेगा कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। ठीक है साहब। अब क्षोभ मंडल से समताप मंडल को जो अलग कर रही है, जो रेखा अलग करती है, जो एक क्षेत्र अलग करता है, उसे क्षोभ सीमा कहते हैं, है ना, ट्रोपोपॉज। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये जो लाइन से बनी है, ये यहाँ पर ट्रोपोपॉज है। समझ गए आप बात? ट्रोपोपॉज का मतलब क्या हो गया? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो रेखा अलग कर देती है उस भाग को क्षोभ सीमा कह देते हैं। और क्षोभ सीमा जो है उसमें हवा का तापमान -80 से लेकर ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री तक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। ये जो क्षोभ सीमा होती है वहाँ पर तापमान स्थिर रहता है। ठीक है साहब। अब समताप मंडल के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। समताप मंडल में क्या होता है कि यहाँ पर तापमान समताप मंडल में नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ता है। ऐसे ये स्ट्रेटोस्फीयर आ गया ना। समताप मंडल में तापमान नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। अगर पूछो ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और इस ओजोन परत की वजह से ही फिर जो है इसका तापमान जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे इसका तापमान बढ़ता जाएगा। और यही ओजोन लेयर जो है वो जो पराबैंगनी खतरनाक किरणें आती हैं सूर्य की, उस पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेता है। कौन? ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर में अगर छेद हो जाए तो उसकी वजह से बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, जैसे कैंसर हो गया, है ना, स्किन कैंसर हो गया, और स्किन की बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। जीन, मैं कह रहा हूँ जीन तक में ये परिवर्तित कर देती है ये किरणें। पेड़ पौधों को बहुत नुकसान होता है, जलीय जीवों को बहुत सारा नुकसान होता है इनसे, है ना। तो इस प्रकार से हमारी रक्षा कौन करती है? ये ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में जो छिद्र हो रहा है उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल बने हुए हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन हुए हैं, उनकी जानकारी हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पढ़ेंगे तब ले लेंगे अच्छे से, है ना। तो यही जो हानिकारक तत्व होते हैं इनसे हमारी रक्षा करती है यही ओजोन लेयर, जो कि किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये चित्र में आप देखिए रहिएगा। सबसे पहले ट्रोपोपॉज यानी क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। अगर अब आपसे पूछे कि समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते तो गलत बात। समताप मंडल में बादल पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है पोलर वोर्टेक्स। पोलर वोर्टेक्स के बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे।
तो समताप मंडल में बादल पाए जाते हैं। अगर कोई कहे कि समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते तो गलत बात, पाए जाते हैं। और समताप मंडल में जो जेट विमान उड़ते हैं ना, वो जेट विमान किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में ही उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि समताप मंडल में जो ऊर्ध्वाधर रेख, जो हमारे यहाँ सामान्य धाराएं चलती है ना ऊर्ध्वाधर, वो ऊर्ध्वाधर सामान्य धाराएं जो हैं वो इसमें नहीं चलती है ना। मैंने बताया आपको ऑलरेडी, क्योंकि सामान्य धाराएं जो है वो कहाँ सबसे ज़्यादा चलेगी? वो विषुवत रेखा के आसपास चलेगी और वो शोभ सीमा तक जाके समाप्त हो जाती है, ऊपर नहीं जाती है। इसलिए समताप मंडल में कोई इनको वर्टिकल, आप कहोगे ऊर्ध्वाधर रूप से इनको कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता है। इसलिए समताप मंडल में आसानी से जेट विमान उड़ते हैं। तो समताप मंडल के बारे में याद रखना, एक तो जेट विमान यहाँ पर उड़ते हैं और यहाँ पर बादल पाए जाते हैं, उन बादलों को पोलर वोर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर, ये जो आप कहो कि हवा का जो परिवहन होता है ऊर्ध्वाधर, वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये देख लिया। अब आ जाते हैं शोभ मंडल, समताप मंडल के बाद में आ जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल देखिए समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और इस ऊंचाई के साथ साथ भी तापमान में कमी होने लगती है। बाद में एक साथ इनको मैं और आपको एक समराइज करा दूंगा एक जगह, है ना। और इसमें देखिए तापमान में ऊपर आके जाके जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इसमें तापमान में कमी आने लगती है, किसमें? मध्य मंडल में, ठीक है। और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर पहुंच जाए तो 100 मीटर से भी 100 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड से भी वहाँ पर कम वहाँ पर हो जाता है तापमान। कहाँ पर? मध्य मंडल में। और मध्य मंडल की जो ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं मध्य सीमा। और आयन मंडल जो है वो मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर की रेखा में पाया जाता है आयन मंडल, है ना। अब देखिए एक मिनट, आप यहाँ जाइए, ये अपना है मीजोस्फीयर, है ना। ये मीजोस्फीयर या जिसे आप मध्य मंडल भी कहते हैं, ये समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। तो मध्य मंडल में क्या होता है? एक तो देखिए यहाँ पर पाए जाते हैं नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड। दूसरी बात याद रखने वाली, यहाँ पर जो ये मीटियोर्स वगैरह आते हैं वो जलकर राख कहाँ पर होते हैं? वो यहीं मध्य मंडल में ही जलकर राख होते हैं। इसलिए मध्य मंडल में कौन से क्लाउड्स पाए जाते हैं? नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स पाए जाते हैं, है ना। और वो नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड कैसे होते हैं? ये देखिए, जो नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड होते हैं ना, ये थोड़े चमकदार होते हैं। अपने जो सामान्य बादल होते हैं जो शोभ मंडल में बनते हैं, वो बादल क्या है? काले घने होते हैं वो बादल, परंतु ये नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड जो होते हैं वो चमकदार होते हैं। और ये नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड से टकरा कर सूर्य की किरणें वापस चली जाती है। इसलिए नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड जो है पृथ्वी को ठंडा रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ में आ गया आपको बात? ठीक है। देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में पोलर स्ट्रेटोस्फीयरिक क्लाउड्स जो है वो पाए जाते हैं, याद आप रखिएगा, है ना। ये याद रह गया आपको। और मीजोस्फीयर जो है इसमें देखिए ये मीटियोर वगैरह आते हैं, ये यहीं पर आकर जल भस्म हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए ये नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। हो गया आपको बात समझ में आ गई? अब आ जाते हैं वापस यहाँ पर। अब देखिए मध्य मंडल के ऊपर ही होता है आयन मंडल। जो आयन मंडल भाग किसका होता है? थर्मोस्फीयर का भाग वो होता है, जो हमने अभी ऑलरेडी यहाँ पर जो 5 भाग देखे ना इसके। एक मिनट, ये जो हमने देखा ना मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल, तो इसमें बाह्य वायुमंडल का भाग होता है, है ना। मध्य मंडल, आयन मंडल, ये देखिए कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, है ना। इस थर्मोस्फीयर जो है, इस थर्मोस्फीयर में ही होता है आयन मंडल। इस आयन मंडल में क्या होता है? इस आयन मंडल में अगर आप नीचे से ऊपर की जाए और जाएं तो तापमान इसमें बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं विद्युत आवेशित कण। और वो विद्युत आवेशित कण जो हैं उन्हीं की वजह से जो अपने रडार वगैरह होते हैं, जो सैटेलाइट वगैरह होती है, वो इसी आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। उन्हीं जो आवेशित कण होते हैं उनसे टकराकर जो है वो वापस कम्युनिकेशन के लिए जो रडार जो होता है वो काम करता है। इसी प्रकार से इन्हीं विद्युत आवेशित कणों से टकराकर जो आप कह सकते हैं कि जो आप क्या कहेंगे उसे, जो रेडियो तरंगे वगैरह होते हैं वो टकराकर इसी से वापस आती हैं। किसे? जो अपना होता है आयनोस्फीयर जो होता है ना, आयन मंडल जिसे कहते हैं, जो कि थर्मोस्फीयर का पार्ट है। और ये है देखिए कर्मन लाइन। तो कर्मन लाइन का मतलब होता है
कि ये वाली रेखा से अगर आप ऊपर चले जाओ तो उसको स्पेस मान लिया जाता है। समझ रहे हैं आप बात? तो ये कर्मन लाइन जो है ये सामान्यतः 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है। तो इस कर्मन लाइन के ऊपर अगर आप चले जाओ तो उसे कह दिया जाता है कि आप स्पेस में जाकर आ गए। तो ये मीजोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है। समझ में आ गई आपको बात, है ना? चलते हैं आगे, चलते हैं यहाँ पर। तो ये आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, यही थर्मोस्फीयर का पार्ट होता है। पृथ्वी के द्वारा जो रेडियो तरंगे भेजी जाती है वो इसी संस्तर से लौटकर वापस पृथ्वी की ओर आती है, और यहाँ ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने में तापमान जो है बढ़ता जाता है। और वायुमंडल की सबसे उचली जो परत है, संस्तर है, जो बाह्य मंडल के भी ऊपर है, जिसे यहाँ पर इंग्लिश में थर्मोस्फीयर कह दिया गया है ना, उसके भी ऊपर पाया जाता है, वो बहिर्मंडल पाया जाता है, यानी आउटर स्पेस जिसे कह दिया जाता है। और इस आउटर स्पेस के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है हमें इसकी है नहीं है ना, आउटर स्पेस की। ठीक है, ये अपने पास हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली है, अरोरा क्या होता है ना? तो अरोरा क्या होता है, देखिए ये अपने ध्रुवीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में इस प्रकार से देखिए, ये विद्युत आवेशित कण ये होते हैं, और यहाँ पर ये पूरा चमकदार दिखाई दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के देखिए ये ध्रुवों में हमें देखने को मिलता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों में हमें देखने को मिलता है ना? जो हरा, लाल, पीला, सफ़ेद, किसी भी प्रकार का प्रकाश हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। यह होता क्या है कि जो सूर्य से, वहाँ के सूर्य से जो हमें किरणें निकलती है वो विद्युत आवेशित होती है, और साथ ही साथ फिर वो जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है ना, मैग्नेटोस्फीयर आप समझ रहे हैं ना? आप ये देखिए, आप इंग्लिश में समझ लीजिए, मेंस में क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रीलिम्स में बनेगा। ये इससे संबंधित मटेरियल जो है वो हिंदी में मिलता नहीं है, मिलेगा तो फिर वो अर्थ का अनर्थ होके मिलता है। तो आप बस समझ लीजिए, तो जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है ना, उससे जब वो टकराते हैं तो उसके वजह से ये देखिए इस प्रकार की घटना घटती है ना? इसे ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं, ध्रुवीय प्रकाश भी कहते हैं, इसे अरोरा भी कहते हैं। ये दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ये पाया जाता है। और अगर इसको आप कहें कि दक्षिणी ध्रुव में पाई जाए तो उसको कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुव में देखा जाए तो उससे अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। अब आप याद कैसे रखोगे कि सर ऑस्ट्रेलियस कौन सा होता है, बोरियालिस कौन सा होता है ना? इसका देखिए थोड़ा हिंदी अनुवाद ऐसा ही हो रखा है, तो आप ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में हिंदी में लाया गया है। आप बस इसको मैं समझा रहा हूँ उतना आप याद रख लीजिएगा, ज़्यादा इसकी हिंदी वगैरह में नहीं जाइएगा आप सेंटेंस फ्रेमिंग में, है ना? क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, उससे आप देखिएगा ये, है ना? तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलियस मतलब दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया का है दक्षिण अक्षांश में है ना, तो हाँ, तो देखिए अरोरा बोरियोलिस, ये अगर उत्तर ध्रुव पर अगर देखा जाए, उत्तरी ध्रुव प्रदेश में देखा जाए, और दक्षिणी क्षेत्र अक्षांशों में देखी जाए तो इसे अरोरा ऑस्ट्रेलियोसिस, हाँ वही जो है अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस इसे कह दिया जाता है। इतना आप याद रखिएगा, है ना? हो गया, यह रह जाएगा इतना याद, है ना? अब यहाँ से आप समझ लीजिए, पूरा मैं आपको एक बार पूरा समराइज करा देता हूँ यहाँ पर पृथ्वी की संरचना वातावरण की किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल आता है। इंग्लिश हिंदी का कोई ऐतराज मत रखिएगा। तो ये जो ट्रोपोस्फीयर होता है, यहाँ पर तापमान ऊंचाई के साथ जैसे जैसे आप जाएंगे तो तापमान इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि पार्थिव विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है, और इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाती है। ये वाली बात याद रखिएगा। मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, बादलों का बनना, संघनन होना, वर्षा होना, बिजली कड़कना, सब कहाँ होता है? इसी ट्रोपोस्फीयर में होता है, यानी क्षोभ मंडल में होता है। अब देखिए यहाँ पर होती है एक क्षोभ सीमा, है ना? इस क्षोभ सीमा में तापमान स्थिर रहता है, इसलिए ये क्षोभ सीमा होगी, है ना? यहाँ तक देखिए जो वर्टिकल विंड्स होती है वो ऊपर तक जाती है, यानी जो लंबवत होता है या संवहनीय धाराएं जो पृथ्वी पर चलती है वर्टिकल, वो यहाँ तक चलती है क्षोभ सीमा तक। इसके ऊपर आ जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी जिसे कहते हैं समताप मंडल। और समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इस समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस, है ना? इसलिए यहाँ पर ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी इसमें तापमान भी बढ़ेगा। और अगर आपसे कोई कहे कि समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं, तो आप कहोगे गलत है सर, यहाँ पर पोलर वोर्टेक्स जो है वो पाए जाते हैं, है ना? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स यहाँ पर पाए जाते हैं ना, पोलर वोर्टेक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये वाली बात आप याद रख लीजिएगा, ये कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में
पाए जाते हैं। उसके बाद में और जो जेट विमान होते हैं ना वो यहीं पर उड़ान भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल विंड्स नहीं पाई जाती है, ये याद रखिएगा, वर्टिकल विंड्स नहीं पाई जाती है, मगर बादल पाए जाते हैं पोलर वोर्टेक्स खूब ऊंचाई पर। इसलिए यहाँ पर जो जेट विमान है वो यहीं पर जो है वो अपने उड़ान भरा करते हैं। उसके ऊपर आता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर यानी मध्यमंडल। मध्यमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, पहले घटता, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, ये वाला एक पैटर्न पकड़ लीजिए, बस ऐसे होगा। मीजोस्फीयर में जो है यहाँ पर तापमान जो है ऊंचाई के साथ साथ घटता है। इसमें याद रखने वाली बात है, एक तो यहाँ नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स पाए जाते हैं, है ना, इंग्लिश में याद रख लीजिए आप, तो यहाँ नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स जो है वो पाए जाते हैं। और जो जितने भी आप कहो कि मीटियोर्स वगैरह हो गए, जितने उल्कापिंड वगैरह आते हैं वो यहीं पर आकर भस्म हो जाते हैं, उन्हीं के जो कण होते हैं वहाँ से नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड जो है बनता है मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर के बाद में ऊपर आता है आयनोस्फीयर, या जिसे थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है आयनोस्फीयर, है ना। इस आयनोस्फीयर में देखिए पाया जाता है विद्युत आवेशित कण, और इसमें ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने पर तापमान बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं वो सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करते हैं और ऊंचाई के जाने के साथ साथ वो तापमान में बढ़ोतरी आती रहती है। परंतु अगर हम यहाँ जाएँ तो तापमान हमें महसूस होगा नहीं, क्योंकि वायुमंडल बहुत विरल होता है, यहाँ पर घनत्व वायुमंडल का बहुत कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अपने जितने भी सैटेलाइट होते हैं, जितने भी हमारे रडार्स वगैरह होते हैं, वो यहीं से जो टकरा कर जो रेडियो तरंगे वापस आती हैं उससे ही हमारे जो कम्युनिकेशन हो पाता है। तो वो कहाँ होते हैं? मध्यम मंडल में ही होते हैं। ये वाली बात याद रह जाएगी। उस थर्मोस्फीयर के ऊपर होता है वायुमंडल, है ना। तो वायुमंडल के बारे में हमें इतनी कुछ ज़्यादा जानकारी है भी नहीं है। और यहीं पर देखिए है कर्मन लाइन, और उस कर्मन लाइन को अगर पार कर ले कोई, इसी मेजोस्फीयर के ऊपर जो है कर्मन लाइन मानी जाती है, उस कर्मन लाइन को अगर कोई पार कर ले तो ऐसा माना जाता है कि वो बंदा जो है अब कहाँ पर होकर आ गया है, वो होकर आ गया है स्पेस में, है ना। तो उस कर्मन लाइन को ही मान लिया जाता है, जो कि मध्य मंडल के ऊपर पाई जाती है, उसको मान लिया जाता है कि इस कर्मन लाइन के ऊपर जो चला गया वो कहाँ चला गया, वो स्पेस में जाकर आ गया है। और कर्मन लाइन मेजोस्फीयर के ऊपर लगभग 100 किलोमीटर ऊपर ये पाई जाती है ना। इस प्रकार से हमने सारी जानकारी हासिल कर ली है ना। फिर देखिए थर्मोस्फीयर में ही हमें अरोरा बोरियालिस और अरोरा देखने को मिलता है ना। थर्मोस्फीयर जो होता है ना, जो चौथा संस्तर होता है, जिसे यहाँ पर हिंदी में तो उसको बाह्यमंडल कह दिया गया, इंग्लिश में उसको थर्मोस्फीयर कह दिया गया, पता नहीं कैसे हिंदी अनुवाद किया है। तो आप तो इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश वाला ज़्यादा मान्य होता है। तो थर्मोस्फीयर में ही ये अरोरा जो है हमें देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि इसे ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं, लाइट्स एमिट होती है वहाँ पर हमें देखिए इस प्रकार की। तो ये लाइट्स जो है वो देखने को मिलती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों में। और ये क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी जो विद्युत आवेशित कणें होती हैं, कण जो होते हैं वो आकर टकराते हैं जब पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से, तो उसकी वजह से जो है ये प्रकाश इस प्रकार का उत्पन्न होता है। उत्तरी ध्रुव में या उत्तरी गोलार्ध में दिखता है तो जो अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाए तो उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। याद रखने का तरीका, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में, इसलिए दक्षिण वाले को ऑस्ट्रेलिस कहा जाएगा। इस प्रकार से हमने पूरी संरचना देख ली है वायुमंडल की। क्वेश्चन यहाँ से देखिए बनते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डाल भी दूंगा, जहाँ से आप चेक कर लीजिएगा और साथ ही साथ उनको अटैम्प्ट भी कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगी हाँ कितना जो है थोड़ा सा दिमाग लगाकर, एग्जैक्ट सर ने नहीं भी बताया तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के भी क्वेश्चन करूं तो कर पाऊंगा कि नहीं, ये सब चीज़ें भी आपको उसमें हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं आज का लेक्चर हम समाप्त कर लेते हैं। और अपनी क्लाइमेटोलॉजी की हमने शुरुआत कर ही ली है, खूब बढ़िया से आराम से शांति के साथ ये पढ़ेंगे। जैसे क्लाइमेटोलॉजी अपनी समाप्त होगी उसके बाद हम सीधा कहाँ पर आ जाएंगे, भारत की ज्योग्राफी पर आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी हमने दे रखा है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु मित्र दोस्त सखा, आपका पड़ोसी, जानने वाला, कोई पहचानने वाला किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या खाली बैठा हो, निठल्ला धूल उड़ा रहा हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, तो आप उसे ये सजेस्ट कर सकते हैं। कोई ब्रह्मांड का 0.00001% कोई ज्ञान है, वो ज्ञान की बातें उसे भी मिल जाए तो फ़ायदा होगा। अपना ये देखिए इसी चैनल पे हिस्ट्री की सीरीज़ भी, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ भी चल रही है, बढ़िया कहानी के तौर पे हम पढ़ा रहे हैं। निठल्ले बैठे से होने से तो बढ़िया है कि थोड़ा कुछ ज्ञान ही हासिल कर लें। ठीक है, तो वही है, हम यहीं से समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।